वेरी गुड मॉर्निंग। जय श्री राम, सत श्री अकाल, आदाब। चले, तो हमने भाई कल तक बात करी थी सबसेक्शन 3 की। मतलब हमने बात करी थी सेक्शन 149 सबसेक्शन 1 से लेकर सबसेक्शन 3 की। होप आपको इसमें मजा आया होगा पढ़ के। चले भाई तो आज का हमारा जो डिस्कशन है वो है आपका सबसेक्शन 4 के ऊपर। अब सबसेक्शन 4 याद रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट। सबसेक्शन 4 क्या बोलता है भाई? सेक्शन 149 सबसेक्शन 4। पहले हम थोड़ी सी बात कर लें। तो सबसेक्शन 4 क्या बोलता है कि भाई देखो यार, आपको कंपनी में अपॉइंट करना है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का। अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन होता है? तो इन्होंने बोला भाई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो व्यक्ति होगा जो जिसका कंपनी में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। मुकेश अंबानी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है। ऐसा डायरेक्टर हमें कंपनी में रिक्वायर्ड है जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को उनका हाथ पकड़ पाए अगर वो कुछ गलत करे तो लॉ ने क्या बोला, यार आप एक काम करो, कुछ जितने भी आपके टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हैं उसका एक स्पेसिफाइड परसेंटेज आप कंपनी में एज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करो। राइट? क्या बोला है इन्होंने कि भाई आपकी कंपनी में जितने भी डायरेक्टर्स हैं उसका एक स्पेसिफाइड परसेंटेज, एक परसेंटेज दिया है लॉ में। खासकर से कहाँ दिया है? सबसेक्शन 4 में दिया है। आपको वो वाले बंदे एज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बोर्ड में अपॉइंट करना है। से फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी चाहती है कि भाई हम तो 15 डायरेक्टर कंपनी में रखेंगे। तो लॉ ने बोला क्या 15 के 15 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होंगे क्या? लॉ ने बोला नहीं, इसमें से आपको कुछ डायरेक्टर कौन सी कैटेगरी के होंगे? आईडी वाले होंगे, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने वाले हैं। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्यों अपॉइंट करना है? लॉ ने बोला है कंपलसरी अपॉइंट करना है। थोड़ी ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए इसलिए अपॉइंट करना है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन होगा? तो लॉ ने बोला हु इज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ये जो पूरा का पूरा जिक्र है ये आपका दिया है सेक्शन 149 सबसेक्शन 6 में कि भाई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन होता है। और यहाँ पर आपको 6 तरह के टेस्ट दिए हैं। कितने तरह के टेस्ट हैं भाई? 6 टाइप के टेस्ट है कि अगर आपका बंदा जिसको भी कंपनी प्रपोज टू बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने वाली है उसको ये 6 तरह के टेस्ट में क्वालिफाई होना पड़ेगा। मतलब सीधी बात है, वो कंपनी से किसी भी तरीके से लिंक नहीं होना चाहिए। तो वो सारे के सारे टेस्ट कहाँ दिए हैं? सेक्शन 149 सबसेक्शन 6 में दिए गए हैं। राइट? तो सेक्शन 149 सबसेक्शन 4 क्या बोलता है कि भाई आपको जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना है वो कितने अपॉइंट करना है? करेक्ट? और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन होगा वो कहाँ दिया है? सबसेक्शन 6 में। कंफ्यूज नहीं होना है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितने अपॉइंट करना है ये कहाँ दिया है? सबसेक्शन 4 में। और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन होगा ये कहाँ दिया है भाई? सबसेक्शन 6 में। चले, अब इन्होंने क्या करा, यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर ये इन्होंने अलग अलग दिया है। सब लिस्टेड कंपनी के लिए अलग परसेंटेज है एंड अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के लिए अलग है। याद रखना, प्राइवेट को ऑल टुगेदर बाहर कर दिया है। उन्होंने बोला भाई प्राइवेट में पैसा तुम्हारा है, कोई पब्लिक का पैसा तो आपने लिया नहीं है, इसलिए इन्होंने प्राइवेट को बाहर कर दिया। बट अलग अलग स्पेसिफाइड परसेंटेज दिया हुआ है किसके लिए? लिस्टेड कंपनी के लिए एंड अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के लिए। आगे चले, अब जो हम परसेंटेज की बार बार बात करेंगे तो भाई परसेंटेज एज सच यहाँ पर दिया हुआ है। बट यहाँ पर तो इन्होंने बोला है साहब मिनिमम आपको 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना पड़ेगा ऑन स्पेसिफाइड पब्लिक कंपनी। अब जो पब्लिक कंपनी है इसमें इन्होंने लिमिट्स लगा दी है। क्या
सेक्शन 2 क्लॉज 71 में जो हम पब्लिक कंपनी बनाते हैं, क्या वो सारी की सारी पब्लिक कंपनी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना पड़ेगा? आंसर इज नो। लिमिट्स जो भी कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ PSO, पेड अप शेयर कैपिटल, PTO, paid up share capital, on the basis of turnover and on the basis of outstanding borrowing। तो लॉ ने क्या करा साहब, इन्होंने लिमिट लगाई है आपको कि भाई देखो, सबसे पहली बात तो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए। कितने डायरेक्टर चाहिए? 2 डायरेक्टर। तो अगला सवाल होता है कि भाई क्या सारी की सारी पब्लिक कंपनी जो सेक्शन 2 क्लॉज 71 में डिफाइंड है उन पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट है? आंसर इज नो। तो फिर कौन सी वाली पब्लिक कंपनी को रिक्वायरमेंट है? जो लिमिट्स को टच कर जाए। अब लिमिट्स जो बताई हैं ऑन द बेसिस ऑफ PTO। PTO मतलब पेड अप शेयर कैपिटल, T स्टैंड्स फॉर टर्नओवर, O स्टैंड्स फॉर आउटस्टैंडिंग बोरोइंग, राइट। अब लॉ ने यहाँ पर आपको लिमिट बता दी है। अगर मेरी कंपनी या तो ये लिमिट टच कर जाए, बीच में और है इंग्लिश वाला, या मेरी कंपनी ये लिमिट टच कर जाए, या मेरी कंपनी आउटस्टैंडिंग बोरोइंग की लिमिट टच कर जाए, लॉ ने बोला बॉस आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने होंगे। कितने अपॉइंट करने होंगे? 2 डायरेक्टर। ये सारी की सारी कहानी कहाँ बताई है? सब सेक्शन 4 में। एग्जाम में लिख के आओगे बॉस सब सेक्शन 4, तो एग्जामिनर के ऊपर बढ़िया वाला इंप्रेशन पड़ने वाला है, राइट। चलो, और याद कैसे रखोगे भाई? कंडीशन कंडीशन 1 2 3 है तो सब सेक्शन क्या हो गया? 4 हो गया। अब इन्होंने क्या बोला भाई, लिस्टेड कंपनी में जो परसेंटेज है वो है आपका 1/3। कितना है आपका? 1/3। कि भाई आपको 1/3 डायरेक्टर अपॉइंट करने हैं। कौन सी कंपनी में? लिस्टेड कंपनी में। बट इसके पहले एक शब्द लिख दिया इन्होंने लिख दिया वर्ड एटलीस्ट। कम से कम 1/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने होंगे। इसका मतलब लेट्स टेक एग्जांपल, मेरी कंपनी में टोटल डायरेक्टर है 15। सॉरी, तो टोटल डायरेक्टर का हमने निकाला 1/3, इट कम्स टू 5 डायरेक्टर। तो 5 डायरेक्टर एज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे। मैंने फिर बोल रहा हूँ, सब सेक्शन 4 में क्या बताया है? कितने अपॉइंट करना है। तो यहाँ पर आ गया 5 अपॉइंट करना है। कौन होगा अपॉइंटमेंट? इसके लिए आपको जाना पड़ेगा सब सेक्शन 6 में। इसके लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? सब सेक्शन 6 में, कि भाई ABCDEFGH में से कौन से 5 बंदे अपॉइंट होंगे, ये आपको चेक करना है। तो इसके लिए आपको उनको टेस्ट से पास होना पड़ेगा। और भाई देखो, सब सेक्शन 6 है ना, तो टेस्ट भी कितने हैं? 6। मतलब 6 अलग अलग टेस्ट दिए हैं, आपको इन टेस्ट से गुजरना पड़ेगा। अगर आप कहीं भी अनक्वालिफाइड है तो इन दैट केस यू विल नॉट बी गेट अपॉइंटेड एज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन अ कंपनी। तो ये चीज याद हो गई। तो 6 तरह के टेस्ट दिए हैं, 6 तरह के पैमाने हैं, आपको उनके ऊपर गुजर के फिर आपको चेक करना है कि भाई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में बन सकता हूं या नहीं। तो ये कौन होगा, ये कहाँ लिखा है? ये लिखा है सब सेक्शन 6 में, राइट। कितने होंगे, ये कहाँ लिखा है? सब सेक्शन 4 में। अब एक सवाल और। से फॉर एग्जांपल मेरे टोटल डायरेक्टर्स हैं 14। अब भाई 14 का हमने क्या निकाला? 1/3। 14 का हमने क्या निकाला? 1/3। तो भाई 3 की टेबल पढ़ो यहां तक, तो इट कम्स टू 4.67 मान लो अप्रोक्सीमेटली। तो हम क्या करेंगे? 4 डायरेक्टर तो ऐसे और 1 डायरेक्टर आधा ले लेंगे हम। ऐसा नहीं होगा, याद रखना। आपको कम से कम इस सिचुएशन में ये वर्ड एटलीस्ट का काम आएगा कि ये क्या बोलता है? कम से कम आपको 4.67 डायरेक्टर एज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए, तभी ये सब सेक्शन 4 का 149 सब सेक्शन 4 का कंप्लायंस होगा।
इस वाले केस में आपको कितने डायरेक्टर अपॉइंट करने पड़ेंगे? 5। कितने डायरेक्टर अपॉइंट करने पड़ेंगे? 5। एक और एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल ये सब 14 की जगह ये होता 13, तो 13 का जब हम 1/3 निकालने गए, मान लो सब ये आ रहा है 4.33, मान लो, तो क्या होगा? आप बोलोगे सर हमने तो वो बचपन में मैथ्स वाला कंसेप्ट पढ़ा है कि भाई 0.5 के ऊपर हो तो हायर नंबर लेते हैं और अगर 0.5 के नीचे हो तो हम लोअर नंबर लेते हैं। ये कंसेप्ट यहाँ नहीं लगेगा। आपको कम से कम, अगर आपने इस वाले केस में 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ले लिए, तो भाई जो एटलीस्ट शब्द लिखा है लॉ में, ये एटलीस्ट शब्द का आपने नॉन कंप्लायंस किया है, तो आपको कम से कम 4.33 डायरेक्टर चाहिए। मतलब इस केस में भी आपको 5 डायरेक्टर चाहिए। तो भाई सिंपल लाइन है, कोई भी फ्रैक्शन में आता है, रटने वाली बात नहीं करना है हमको, तो सब लॉ से वर्ड को पकड़ना है। लॉ में नोट्स में क्या लिखा होता है जनरली कि भाई कोई भी फ्रैक्शन में आएगा हायर डिजिट लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि ये शब्द हमारे लिए परेशानी का काम करेगा। वर्ड क्या लिख दिया लॉ में साहब? एटलीस्ट, कम से कम इतने बंदे तो हमको रिक्वायर्ड है, राइट? ये चीज बहुत ज्यादा काम की है। चले, तो फ्रैक्शन जो भी आए हमको वो हायर ही लेना है। चाहे ये आपका 4.1 आए तो हमको 5 लेना, 4.01 आए किसी भी रीजन तो 5 लेना है, 4.99 आए तो 5 लेना है। हर केस में हमको कितना लेना है? सब 5 डायरेक्टर लेना है एज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तभी आपका सेक्शन 149 सब सेक्शन 4 का कंप्लायंस माना जाएगा। चलो, ये तो हो गया हमारा थोड़ा सा डिस्कशन। मतलब थोड़ा सा डिस्कशन क्या, सब सेक्शन 4 हमने कवर कर लिया है, सिर्फ लिमिट्स हमारी बाकी है, वो भी ये वाली पीटीओ वाली 10/150 की लिमिट है यहाँ पर, वो भी हम बात कर लेते हैं। तो ये हमारा सब सेक्शन 4 का जिक्र है। चले पढ़े आप कंसेप्ट क्या है। इसको आपको नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर सकते हैं, फोटो खींच सकते हैं। चले शुरू करें भाई, लॉ में क्या लिखा है। तो भाई ये है आपका सब सेक्शन 4, प्यारा सा। क्या बोल रहा है वो? एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी। लॉ ने साफ साफ लिख दिया है एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी। इसका मतलब क्या है? अच्छा, हमको लिस्टेड कंपनी की डेफिनेशन देखना है, वो हम सब ये सेक्शन पूरा का पूरा होने के बाद देखेंगे कि भाई लिस्टेड कंपनी की डेफिनेशन क्या प्रिस्क्राइब्ड है। यहां पर क्या बोल रहा है? एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी शेल, कंपलसरी है, कोई ऑप्शन कोई विकल्प नहीं है, कम से कम एटलीस्ट 1/3 of the total number of director as a independent director required है। ये तो हो गई एक कहानी। कौन सी कंपनी के लिए? लिस्टेड पब्लिक कंपनी के लिए। लिस्टेड पब्लिक कंपनी के लिए साफ साफ लॉ में लिखा है। लॉ में सिर्फ लिस्टेड कंपनी वर्ड नहीं है, लॉ में लिस्टेड पब्लिक कंपनी है। तो आपका सवाल होगा कि सर क्या प्राइवेट कंपनी लिस्टेड हो सकती है? जब हम सेक्शन की बात करेंगे तब आपके दिमाग में क्लैरिटी आएगी कि भाई यहाँ पर वर्ड स्पेसिफिक इन्होंने पब्लिक क्यों लिख दिया यहाँ पर, पब्लिक कंपनी। आगे चले। ये क्या बोल रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है। एक चीज याद रखना यार, रूल्स जो होते हैं वो हमेशा कौन बनाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। रूल्स कौन बनाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। चाहे आपका सेबी की बात करो आप, चाहे कंपनीज एक्ट की बात करो, चाहे इनकम टैक्स की बात करो, चाहे हमारा प्रिय गब्बर सिंह टैक्स बोले तो जीएसटी की बात करो, भाई जहां जहां रूल्स होंगे वो सब कुछ दायित्व है सब सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल्स फ्रेम करने के लिए। सेक्शन एक्ट कौन बनाता है? सब पार्लियामेंट में पास होता है, राइट। और जो रेगुलेशंस होते हैं सेबी में, जमाने भर के हमने जो रेगुलेशंस देखे हैं, वो कौन बनाता है? बोर्ड। जैसे सेबी में सब कुछ कौन करता है? भाई सेबी करता है सिक्योरिटीज लॉ में, राइट। चल, तो ये चीज फिक्स है इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी एक्ट। जहां भी वर्ड रूल्स होगा वहां पर बोर्ड नहीं आएगा, वहां हमेशा क्या होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। चले,
तो इन्होंने क्या बोला, सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब्ड। अब जब भी ये प्रिस्क्राइब्ड लिखा हो तो हम कहाँ जाते हैं, रूल्स की तरफ। और यहाँ पर रूल नंबर कौन सा है यार, रूल नंबर 4 है। द मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन केस ऑफ एनी क्लास और क्लासेस ऑफ पब्लिक कंपनी। यहाँ पर भी वर्ड क्या लिख दिया इन्होंने कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिमम डायरेक्टर की बात कर सकता है इन केस ऑफ प्रिस्क्राइब्ड क्लास और क्लासेस ऑफ पब्लिक कंपनी। मतलब ओवरऑल डिस्कशन कहाँ घूम रहा है भाई, पब्लिक कंपनी के पास में। अब ये एक्सप्लेनेशन दे दिया, ये हमें एक्सप्लेनेशन की लॉजिकल है साहब। अगर आप लॉ में इंटरप्रिटेशन निकाल रहे हैं तो आपको ये लाइन का कुछ काम नहीं है, राइट। क्या बोल रहा है वो, फ्रैक्शन जो भी आता है 1/3 का उसको राउंड ऑफ करना है 1 के बराबर, ठीक है। हमको इस लाइन का कोई काम नहीं है, क्यों, हमें पता है कि भाई ये एटलीस्ट क्या होता है, ठीक है। समझ में आ गया मेरे ख्याल से। तो ये हुआ हमारा सबसेक्शन 4। अब क्योंकि कहानी घूम रही है सब रूल्स की तरफ, तो देखो, अब देखो याद करना कितना सिंपल है यार। जो लॉ मेकर है ना वो भी जानते हैं कि बच्चों को याद करना पड़ेगा। बच्चे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, बच्चों को बहुत सारा टेंशन रहता है, तो वो भी क्या करते हैं साहब, बहुत सिंप्लीफाई कर देते हैं। कैसे, सब सेक्शन 4 में ये दिया और रूल का नंबर भी क्या है, 4, याद हो गया। सब सेक्शन 4 में ये दिया है और रूल नंबर क्या है, 4। तो भाई नंबर ऑफ कितने अपॉइंट होंगे, याद करो, यही लिखा था हमने। कितने अपॉइंट करना है वो कहाँ लिखा है, रूल नंबर 4 में, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। द फॉलोइंग क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनीज शेल हैव एटलीस्ट कितने डायरेक्टर भाई, यहाँ पर भी वर्ड क्या लिखा है यार, कम से कम 2 डायरेक्टर तो एज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रिक्वायर्ड है। कौन कौन सी कंपनी में, ऑन द बेसिस ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर, या ऑन द बेसिस ऑफ आउटस्टैंडिंग बोरोइंग डिपॉजिट्स वगैरह वगैरह, राइट। जिसको हम बोलते हैं प्यार से पीटी। चले, तो भाई ये क्या बोल रहा है कि अगर आशीष गुप्ता की पब्लिक कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल, याद रखना कौन सी वाली कैपिटल है भाई, पेड अप शेयर कैपिटल है, इशूड कैपिटल नहीं है, ऑथराइज नहीं है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल नहीं है। यहाँ पर क्या है साहब, पेड अप शेयर कैपिटल अगर 10 करोड़ या उससे ज्यादा होती है, मतलब एग्जैक्ट अगर 10 करोड़ है तो भी मेरे ऊपर रूल 4 लग जाना है। और अगर रूल 4 लग गया और मेरी कंपनी अगर पब्लिक कंपनी हुई तो भाई मुझे 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने होंगे। आगे बीच में है भैया और इंग्लिश वाला, सेकंड कंडीशन, द पब्लिक कंपनी का टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज्यादा, बीच में आ गया इंग्लिश वाला और, या फिर पब्लिक कंपनी, आपकी पब्लिक कंपनी की सब कैपिटल है मान के चलो 6 करोड़ रुपए, टर्नओवर है भैया 60 करोड़ रुपए, बट आपने जो पब्लिक कंपनी ने इन एग्रीगेट सबको प्लस करके आपका आउटस्टैंडिंग लोन है सब 15 करोड़ का, डिबेंचर्स हैं भैया 15 करोड़ के, और डिपॉजिट्स हैं आपके 25 करोड़ के। लॉ ने बोला सबको प्लस कर दो यार। क्या ये सब 50 से ज्यादा हो गया क्या, राइट। अगर हो गया है तो फिर इन दैट केस आपको, भले ही आप इस कंडीशन से बच गए, इस कंडीशन से बच गए, बट आप यहाँ वाली कंडीशन में आ गए हैं। इन दैट केस यू नीड टू अपॉइंट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन योर पब्लिक कंपनी एज पर रूल नंबर 4। ध्यान रखने वाली बात क्या है, यहाँ पर दिया 10 करोड़ और मोर, यहाँ पर दिया है 100 करोड़ और मोर, बट ये सब यहाँ पर 50 करोड़, एग्जैक्ट 50 करोड़ है तो टेंशन नहीं है, एक्सीडिंग 50 करोड़ होना चाहिए। लॉ में जो वर्ड लिखा है आपको शब्द टू शब्द फॉलो करना है। ऐसा नहीं है कि भाई आप उसको कम ज्यादा कर सकते हो, नहीं, आपको ये पावर नहीं है। इंटरप्रिटेशन निकालने की पावर कोर्ट की होती है। तो हम तो भाई लॉ के भगत हैं, तो भाई लॉ में जो लिखा है पत्थर की लकीर है वो तो क्या बोल रहा है वो,
कि भाई पब्लिक कंपनी में यहाँ पर विच हैव इन एग्रीगेट आउटस्टैंडिंग लोन डिबेंचर डिपॉजिट एक्सीडिंग कितना है यार, 50 करोड़ है, तो आपको ये वाली चीज ध्यान में रखनी है। चले, अब यहाँ पर काम क्या है यार, आपकी कंपनी ने लोन लिया है, आपकी कंपनी ने डिबेंचर इशू करे हैं, आपकी कंपनी ने डिपॉजिट्स वगैरह करा, राइट। अच्छा, लोन लिया है तो मतलब सेक्शन कौन सा आएगा, सेक्शन 180 फॉलो करोगे। डिबेंचर इशू करा है तो सेक्शन 71 फॉलो करोगे। डिपॉजिट्स वगैरह पब्लिक डिपॉजिट्स या किसी मेंबर से लिया है तो सेक्शन 73 का कंप्लायंस करना है। तो भाई कुल मिलाकर ये तरीके हैं, आपने किसी भी फॉर्म में कुछ भी पैसा लिया, लॉ ने बोला सबका जोड़ लगाओ, सबको प्लस करो, और if that exceed 50 crore rupees, in that case you need to comply the rule for appointment of independent director in your unlisted public company, at least 2 independent director, right। एक कॉन्सेप्ट यहां तक मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, और साथ में मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको याद भी होते जा रहा है। आगे चले आगे थोड़ी सी अलग बात है, ये क्या बोल रहा है यार कि भाई देखो, आपकी अगर कंपनी पर ऑडिट कमेटी बनाने के प्रोविजन लगते हैं, इसका मतलब ये है भैया ऑडिट कमेटी का डिस्कशन है सेक्शन 177 में। ऑडिट कमेटी का डिस्कशन कहाँ है, 177 में। याद रखना, ऑडिट कमेटी में ऑडिटर नहीं रहता साहब, इसमें तो डायरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन रहता है। ये कहाँ लिखा है आपका 177 में। ऑडिट कमेटी का काम, वैसे तो ऑडिट कमेटी का जब सेक्शन पढ़ेंगे 177 तो डिटेल में बात करेंगे कि भाई करना क्या पड़ता है, बट फिर भी एक बार बात करें। सीधी बात है भाई, ऑडिट कमेटी का काम क्या है, ऑडिटर साहब की पूरी हेल्प करना, उनके साथ में काम करना, ये ऑडिट कमेटी का काम है। चले, बट यहाँ पर अलग चीज बोल रहा है कि भाई अगर ऑडिट कमेटी में एज पर सेक्शन 177 से फॉर एग्जांपल मेरी एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, क्या है मेरी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, एंड एज पर सेक्शन 177 मुझे 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना है। कितने डायरेक्टर अपॉइंट करना है, 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एज पर सेक्शन 177 के हिसाब से। एंड सेक्शन 149 सब सेक्शन 4 के ने क्या बोला है भाई, 2 डायरेक्टर चाहिए। अब इस वाले केस में थोड़ा सा याद करो यार, हमने रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन पढ़े हैं, वहां पर एक पढ़ा है हमने रूल्स ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन क्या बोलता है कि अगर 2 अलग अलग सेक्शन में बातें करी गई हैं तो आपको दोनों का इंटरप्रिटेशन इस तरीके से निकालना है ताकि हम किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन को फॉलो करें और किसी एक सेक्शन को इग्नोर ना करें। बहुत ध्यान से ना करना है, इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा। अब अगर हमने इसकी बात मानी तो ऑब्वियसली हम 177 को छोड़ देंगे, तो लॉ ने बोला ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको फिर इन दैट केस ये वाला पॉइंट क्या बोल रहा है कि भाई फिर आपकी कंपनी में आपको 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना है। बहुत ध्यान से फिर से, ये लाइन जो है, ये प्रोविजो जो है, प्रोवाइडेड दैट मतलब प्रोविजो, ये प्रोविजो क्या बोल रहा है कि भाई अगर आपकी कंपनी के ऊपर सेक्शन 177 ऑडिट कमेटी फॉर्मेशन का लग जाता है, कैसे लगेगा उसका भी वहां प्रोविजन है 177 में। चल, और वहां पर आपको ऑडिट कमेटी के सेक्शन के हिसाब से आपको 3 डायरेक्टर अपॉइंट करने पड़ रहे हैं मिनिमम, और 149 के हिसाब से आपको 2 डायरेक्टर अपॉइंट करने पड़ रहे हैं। तो लॉ ने बोला याद रखना भैया, फिर आपकी जिम्मेदारी है कि आपको 3 डायरेक्टर अपॉइंट करने पड़ेंगे, ना कि 2 डायरेक्टर। अब आप बोलोगे सर ये तो 149 का नॉन कंप्लायंस है, बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि 149 में क्या लिखा है, एटलीस्ट, कम से कम 2 डायरेक्टर तो चाहिए है। अगर यहाँ लिखा होता साहब नॉट मोर देन 2 डायरेक्टर तो ये नॉन कंप्लायंस होता, तो दिक्कत होती सेक्शन में, बट यहाँ पर क्या लिखा, कम से कम 2 डायरेक्टर, 3 रख लो, 5 रख लो, 15 रख लो, 50 रख लो, 500 रख लो, कोई दिक्कत नहीं है।
बट मिनिमम 2 डायरेक्टर होना चाहिए। तो अगर हमारे केस में यहाँ 3 डायरेक्टर हो गए ऑडिट कमेटी के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये वाला पॉइंट आपको क्लियर है कि भाई अगर आपकी कंपनी के ऊपर सेक्शन 177 लगता है तो आपको ध्यान रखना है, आपके दिमाग में फिक्स होना चाहिए कि भाई फिर आपको हायर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने पड़ेंगे, बल्कि आपका काम चल जाता 149(4) के हिसाब से 2 डायरेक्टर से। चले ये वाला प्रोविजन सेम एज वुमेन डायरेक्टर जैसा है। ये प्रोविजन सेम एज वुमेन डायरेक्टर जैसा है, एज इट इज सेम है बॉस। लॉ वाले भी जानते हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे हैं यार, तो उनको ज्यादा नहीं पढ़ाए अपन, थोड़ा सा सेम प्रोविजन डाल दें। क्या बोल रहा है वो कि भैया अगर कोई कैजुअल वैकेंसी होती है तुम्हारे यहाँ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की पोजीशन पे, तो सेम लाइन लिखी है, तो आपको जल्द से जल्द भरना है वो अगली बोर्ड मीटिंग में या 3 महीना फ्रॉम द डेट ऑफ वैकेंसी विच एवर इज लेटर। ये एग्जाम में ये वाला शब्द आपको परेशान करेगा, याद रखना, अर्लियर मत लिखना, विच एवर इज लेटर, जो भी बाद में हो तब तक आपके पास समय है उस वैकेंसी को फिल आउट करने का। हमने वुमेन डायरेक्टर में डिटेल में देखा था, वही चीज यहाँ पर है कि भाई आपकी अगली बोर्ड मीटिंग हो रही है तो वो वाली चीज है, या 3 month फ्रॉम द डेट ऑफ सच वैकेंसी। चला, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट। अच्छा, इस वाले में एक सवाल आया दिमाग में, से फॉर एग्जाम्पल मेरी कंपनी ने ये इसको हम थोड़ा यहाँ ले चलते हैं, यहाँ ले चलते हैं। मेरी कंपनी की वैकेंसी हुई है, मान के चलो 1 जनवरी 2025 को। वैकेंसी कब हुई भाई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की? 1 जनवरी 2025 को। सिंप्लीफाई करें, मेरी कंपनी की अगली बोर्ड मीटिंग है 14 फरवरी। अब आप बोलोगे सर ये डेट पे तो हो ही नहीं सकती है, ये डेट तो बहुत पावन दिन है, 14 फरवरी, सब छुट्टी लेते हैं। भाई एक जिंदगी के बाद, एक उम्र के बाद ये छुट्टी किसी काम की नहीं रहती है। चले हम मान ले सब बंदा 35 साल का हो गया तो ये छुट्टी किसी काम की नहीं है, राइट। अब बहुत ध्यान से मान के चलो साहब, और इसका अच्छा यहाँ पर ये तो हो गई हमारी एक कंडीशन, और दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन है 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ वैकेंसी, मतलब 3 मंथ रफली देखें तो 31 मार्च 2025, एक डेट हमारे पास ये आ गई। अब सवाल ये है एग्जाम में क्या करेगा, वो आपको बोलेगा कि भाई ये वाली मीटिंग जो हो रही थी, ये बोर्ड मीटिंग एडजर्न हो गई। क्या हो गई? एडजर्न। एडजर्न बोर्ड मीटिंग हो गई है, और मान के चलो फॉर एग्जाम्पल ये एडजर्न मीटिंग हो रही है आपकी 15 अप्रैल 2025 को। अरे भाई सिनेडाई के लिए एडजर्न हो गई, राइट। अब लॉ ये पूछेगा आपसे, बताएं भाई लास्ट डेट क्या होगी? 14 फरवरी, 31 मार्च, विच एवर इज लेटर, या फिर ये दोनों, या फिर ये दोनों, विच एवर इज लेटर। क्या आंसर होगा? दिमाग थोड़ा दौड़ाओ, हल्का सा दिमाग के घोड़े दौड़ाओ। क्या लिखा है इन्होंने? बट नॉट लेटर देन द इमीडिएट नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग, राइट। भाई बोर्ड मीटिंग कंप्लीट कब मानी जाएगी? हमने हमेशा देखते हैं एडजर्न बोर्ड मीटिंग, मतलब एडजर्न मीटिंग इज ऑलवेज अ कंटिन्यूएशन ऑफ ओरिजिनल मीटिंग, ये एक सेंटेंस चलता है। तो ऑब्वियसली ये वाली बोर्ड मीटिंग कंप्लीट कब मानी जाएगी? इस तारीख को। तो आपके पास अगर एग्जाम में कभी ऐसा सवाल आया तो आपके पास जवाब क्या होगा कि भाई 15 अप्रैल 2025 तक आपके पास समय है अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर करने का और ये डिस्क्वालिफिकेशन से बचने का। याद रखना एडजर्न मीटिंग को हम सेपरेट मीटिंग नहीं काउंट करते हैं, दैट विल बी ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ ओरिजिनल मीटिंग, क्योंकि इसी के बाद तो आपके मिनट्स बनेंगे। आगे चले, यहां तक मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट क्लियर है। ये आपको लिखना हो तो आप लिख सकते हो ये सवाल कि भाई सवाल ऐसा हो सकता है। ये वाला प्रोविजन और मस्त है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है।
अब ये प्रोविजन क्या बोल रहा है, थोड़ी सी हमको जगह चाहिए। ये वेबसाइट का नाम है भाई, सारे लेक्चर्स अवेलेबल होंगे कुछ टाइम बाद वेबसाइट पर। चले और लेक्चर यही लेक्चर रहेगा। शुरू करें। अब ये क्या बोल रहा है भाई, फॉर एग्जाम्पल हम अपना ले लें सब फाइनेंशियल ईयर। चलो यहां पर हम जगह लेकर अपना बनाते हैं मस्त वाला डायग्राम। फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया अपना फाइनेंशियल ईयर, एक लाइन, यहां पर ले लिया हमने पेड अप शेयर कैपिटल, यहां पर टर्नओवर, यहां पर आउटस्टैंडिंग बोरोइंग वगैरह। अब यहां पर हमने लिया भैया 24-25 वाला फाइनेंशियल ईयर। अच्छा, ये इन सब के फिगर आपको जो देखना है वो लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट से देखना है, लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट से देखना है आपको। कहां से देखना है आपको, लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट से। चल, अब यहां पर क्या बोल रहा है वो, 10, 100 और 50 से ज्यादा। अरे भाई यही था ना। चले अब हम अपना कंसेप्ट स्टार्ट करें। यहां पर लिखेंगे हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आईडी रिक्वायर्ड और नॉट। आईडी रिक्वायर्ड है अपॉइंटमेंट या नहीं है। चल शुरू करें कंसेप्ट को। कंसेप्ट क्या बोल रहा है भाई, फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल है 6 करोड़ रुपए, टर्नओवर है साहब 150 करोड़ रुपए और बोरिंग है 40 करोड़ रुपए। चले भाई, बीच में है और इंग्लिश वाला। मेरे ऊपर ये वाली कंडीशन लग गई तो भाई क्या मुझे 24-25 में आईडी अपॉइंटमेंट रिक्वायर्ड है? यस, ठीक है। अगले साल चले, 25-26 में पेड अप कैपिटल है साहब 11 करोड़ रुपए, टर्नओवर कोरोना आ गया 90 करोड़ रुपए पहुंच गया और बोरिंग 40 है। क्या आईडी रिक्वायर्ड है? यस। 26-27 की बात करें, कैपिटल सेम है मान के चलो, क्या आईडी रिक्वायर्ड है? यस। अब थोड़ा कहानी में ट्विस्ट आएगा। 27-28 8 करोड़ रुपए, 80 करोड़ रुपए, 40 करोड़ रुपए, 28-29 8 करोड़ रुपए, 70 करोड़ रुपए, 40 करोड़ रुपए, 29-30 8 करोड़ रुपए, 75 करोड़ रुपए, 40 करोड़ रुपए। करेक्ट। 30-31 आप बोलोगे सर क्या कर रहे हैं, ये तो आपने पूरा डिकेड निकाल दिया। पढ़ो तो यार। 8 करोड़ रुपए, 85 करोड़ रुपए, 42 करोड़ रुपए, 31-32 11 करोड़ रुपए, 85 करोड़ रुपए और 42 करोड़ रुपीस। चले अब बहुत ध्यान से, लॉ ने ये बोला है इस पर्टिकुलर प्रोविजो में, क्या बोल रहा है वो, ये बोल रहा है कि भाई देखो यार, आपके ऊपर ये तीनों कंडीशन लग गई। कौन सी वाली? पीटीओ वाली। अब ये कंडीशन है, ये आपको हर साल चेक करना है। हर साल 31 मार्च की आपकी बैलेंस शीट बनेगी, उसका ऑडिटर साहब ऑडिट करेंगे और अकॉर्डिंगली आपको पता पड़ जाएगा कि भाई आपकी कैपिटल क्या है, टर्नओवर एग्जैक्ट कितना है, बोरिंग का अमाउंट क्या है। अब इस वाले केस में आपको ध्यान रखना है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, वो इंपॉर्टेंट है। इन्होंने बोला अगर कंपनी में, अच्छा ये प्रोविजो है, क्या बोल रहा है, अगर कंपनी सीजेस, सीजेस मतलब खत्म,
आप वो कंडीशन फॉलो नहीं करते, ceases to fulfill any of the three condition laid down in sub rule 1 for 3 consecutive years, लगातार 3 साल तक अगर आपने ये कंडीशन में नहीं आए, it shall not be required to comply with this provision until such time as it meets any of such condition। चल अब अपनी एग्जाम्पल की टेबल में चले और इसको फिल आउट करें बहुत ध्यान से। क्या बोल रहा है वो? लगातार 3 साल तक 27-28 में हम कंडीशन के बाहर हैं, 28-29 में हम कंडीशन के बाहर हैं, 29-30 में हम कंडीशन के बाहर हैं। याद रखना आपको क्या इस साल आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंटमेंट चाहिए होगा? आंसर इज बिग यस, आंसर इज बिग यस, आंसर इज बिग यस। अगर आपने लगातार 3 साल तक ये कंडीशन से बाहर रहे तो लॉ ने बोला नेक्स्ट ईयर में फिर आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट नहीं करना है। कब तक? जब तक आप फिर से कोई तीनों में से कंडीशन फुलफिल ना कर दो तब तक आपको अपॉइंट नहीं करना है, अदरवाइज आपको अपॉइंट करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट परफेक्ट दिमाग में फिक्स है। फिर से क्या बोल रहा है वो कि भाई आपको एक बार ये कंडीशन लग गई तो क्या जिंदगी भर के लिए लग गई क्या? नहीं, मेरी कंपनी ने किसी वजह से, साहब हमारी कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 27-28, 28-29, 29-30 मेरी कंपनी ने इन तीनों कंडीशन के बाहर रही। मतलब पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ के अंदर है, टर्नओवर 100 करोड़ के अंदर है, बोरोइंग 50 करोड़ से ज्यादा नहीं है। तो आपको क्या इन साल में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर करना पड़ेगा? यस, क्योंकि ये कंडीशन का ये इसका कब पता चलेगा हमें? 3 साल के बाद। तो ये तीनों साल में तो आपको अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा, आपका बंदा रेगुलर अपॉइंटेड रहेगा। बट अगर आपने कॉन्जिक्यूटिव ये कर दिया तो फिर यहाँ पर मुद्दा है। तो फिर आपको इस वाले साल में फॉर द फाइनेंशियल ईयर 30-31 में आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट नहीं करना है। कब तक? until it falls again any of the 3 condition of PTO। अब क्योंकि इस वाले साल में हमने कैपिटल बढ़ा दी है तो फिर से हम इस दायरे में आ गए और हमको फिर से अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा। अब एग्जाम में घुमा सकता है वो आपको। वो क्या बोलेगा? पहले इसको नोट डाउन कर ले। वो क्या बोलेगा कि भाई देखो यार, मान के चलो साहब वो आपको बोल दे कि भाई 28-29 में 28-29 में साहब कैपिटल तो हमारी 8 करोड़ थी, टर्नओवर हमारा 70 करोड़ था और ये हमारी 55 करोड़ रुपए थी। याद रखना क्वेश्चन में क्या बोला है, हम इसको फिर से यहाँ रिफ्रेम कर लेते हैं। 40 ये था ना, और 29-30 में क्या है भाई? 8, 75, 40 और 30-31 में क्या है? 8, 85, 42। अब ये वाले केस में क्या होगा आपका? यहाँ पर तो यस है, राइट? यहाँ पर क्या होगा आपका? यस हो जाएगा और यहाँ पर आपका यस है आपका। ये तीनों कंसेप्ट सेम हो गए। अब आपका यहाँ पर भी आपका यस रहेगा। पूछो क्यों? अरे भाई ये वाली चीज इस पर्टिकुलर साल में और इसमें क्या डिफरेंस है? लॉ ने बोला है लगातार 3 साल तक। लगातार कितने साल तक? फॉर 3 consecutive ईयर्स तक अगर आपने ये कंडीशन से बाहर रहे। हमारे इस वाले मॉडिफाइड एग्जाम्पल में, ये मॉडिफाइड एग्जाम्पल में हम इस वाले साल में हमने ये कंडीशन को टच कर दिया तो फिर इस वाले केस की कंडीशन को हम वैलिड नहीं ले सकते हैं। फिर तो हमें 3 साल, हमको सीधी बात है 3 साल ऐसे चाहिए लगातार जब हम ये तीनों कंडीशन से बाहर रहे तो ही इसका, इस पर्टिकुलर प्रोविजो का बेनिफिट हमको मिलेगा। बेनिफिट हमको मिलेगा इन द सेंस हर कंपनी चाहती है कि भाई कम से कम लॉ का कंप्लायंस करना पड़े। चले
तो मेरे ख्याल से ये फंडा क्लियर है। ये हमारा मॉडिफाइड एग्जाम्पल था और इस एग्जाम्पल में हमने क्या बताया है कि भाई 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर नहीं हुआ और ये कंडीशन के बाहर का, तो फिर क्या होगा, फिर आपको फिर तीसरा, अगर आपको यहाँ पर मान के चलो 31-32 में आपका टर्नओवर यही रहता है तो आपको इस साल भी अपॉइंटमेंट होगा, और 32-33 में मान के चलो यही रहा तो फिर यहाँ नो हो जाएगा, क्योंकि ये 3 साल कॉन्जिक्यूटिव हो गए, हम लिमिट के अंदर रहे, तो फिर नेक्स्ट ईयर से आपको एग्जाम्पशन मिलना चालू हो जाएगी। ये हमारा मॉडिफाइड एग्जाम्पल है। तो मेरे ख्याल से फंडा बिल्कुल क्लियर है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है दिमाग में। फोटो खींच लो, नोट डाउन कर लो, जो करना है वो कर लो, बट ये इंपॉर्टेंट है। चल, हाँ, ये प्रोविजो भी कंप्लीट हमारा। आगे आगे एक्सप्लेनेशन में क्या बोल रहा है वो, आगे एक्सप्लेनेशन में बोल रहा है कि भाई ये बात वही है कि भाई जो आपको पेड अप शेयर कैपिटल की बात करनी है, काहे की बात करनी है, पेड अप शेयर कैपिटल की, टर्नओवर की, आउटस्टैंडिंग लोन वगैरह की, डिबेंचर की, डिपॉजिट्स की, ये आपको एग्जिस्टिंग ऑन द लास्ट डेट ऑफ लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से फिगर उठाने हैं, और वहां से आपको ये फिगर उठाकर चेक करना है कि भाई होगा कि नहीं होगा। आगे, प्रोवाइडेड दैट अ कंपनी बिलोंगिंग टू, अब ये इन्होंने रिलैक्सेशन दिया है, इसका मतलब ये है कि भाई आपकी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है और वो कंपनी पीटीओ इन लिमिट्स को एक्सीड कर गई है, इसका मतलब 10, 100, 50 के ज्यादा है, फिर भी आपको, अगर वो ज्वाइंट वेंचर है तो आपको 149 सब सेक्शन 4 में 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है। अगर वो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी कोई होली ओन्ड, बहुत ध्यान से क्या वर्ड लिखा है, होली ओन्ड सब्सिडी कंपनी है, इन दैट केस यू नीड नॉट टू अपॉइंट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एज पर सेक्शन 149 सबसेक्शन 4 एंड रीड विद अलोंग रूल 4 के हिसाब से। या कोई डोरमेंट कंपनी है 455 वाली, लॉ ने बोला यार मरी मराई कंपनी है बेचारी, कोई बिजनेस नहीं कर रही, काय को एक बोझ और डाल रहे हो, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने का कोई सेंस नहीं बनता, राइट। तो ये तो हमारे पास एग्जम्पशन है किसका यार, ये हमारे पास एक्सेप्शन है इस वाले का कि भाई कैसा कंसेप्ट है आपका, बहुत ध्यान से, जॉइंट वेंचर, होली ओन्ड, राइट, ये वाली कंपनी को भले ही आप पेड अप शेयर कैपिटल, आउटस्टैंडिंग बोरोइंग, डिपॉजिट से बाहर हो गए हैं, तो भी आपको हमने एग्जम्पशन दिया है, इन दैट केस यू नीड नॉट टू अपॉइंट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एज पर रूल 4, बराबर है। बट पूरा पढ़ा एक बार, ये प्रोविजो क्या बोल रहा है, प्रोविजो provided that a company belonging to any class of companies for which a higher number of independent director has been specified in the law for the time being in force shall comply with the requirement in such law, ठीक है, the following class of unlisted public companies shall not be covered under sub rule 1। अच्छा, अब इसमें से एक चीज बहुत काम की है यार, ये वाला जो बात कर रहा है ये सब रूल 1 में सिर्फ और सिर्फ अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी का जिक्र है, और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी अगर जेवी वाली है, HOWOS मतलब होली ओन्ड सब्सिडी है, डोरमेंट है, तो ही जिक्र है। याद रखना एग्जाम में वो उल्लू बनाता है, क्या बोलेगा वो आपको, वो बोलेगा बेटा हमारी आपको बढ़िया सवाल देगा, पहले बना के देगा सब सही ये सवाल, फिर आपको नीचे लिख देगा कि हमारी एक होली ओन्ड सब्सिडी कंपनी, और होली ओन्ड सब्सिडी कंपनी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, बताएं भाई, और इसकी बोरोइंग 60 करोड़ रुपए है एज पर लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट, बताएं भाई क्या आपको रूल 1 के हिसाब से 2 आईडी चाहिए, तो हम बोलेंगे नहीं चाहिए। नीचे पूछ लेगा व्हाट इफ इट इज अ लिस्टेड कंपनी, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, क्या पूछ लेगा वो,
अगर ये लिस्टेड कंपनी होती तो आपका आंसर क्या होता? बहुत ध्यान से। अगर ये लिस्टेड कंपनी होती इन तीनों में से कोई भी, भाई तो आपको रूल फॉलो नहीं करना, फिर आपको सब सेक्शन 4 फॉलो करना है। और सब सेक्शन 4 क्या बोलता है कि भाई टोटल डायरेक्टर का 1/3 डायरेक्टर क्या होंगे? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे, कम से कम एटलीस्ट 1/3। मेरे ख्याल से फंडा क्लियर है। अगर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है तो है, आपको अपॉइंट नहीं करना। बट इफ दैट कंपनी बिलोंग्स टू लिस्टेड कंपनी, तो फिर आपके ऊपर सेक्शन 149 सब सेक्शन 4 लग जाएगा और फिर आपको अपॉइंट करना पड़ेगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। मेरे ख्याल से फंडा बिल्कुल क्लियर है, कहीं कोई मन में शंका नहीं है, कोई दुविधा नहीं है। चल, ये तो हमने सब सेक्शन 4 की बात की है। अब आएगा सब सेक्शन 5। सब सेक्शन 5 को इतना कोई ज्यादा तवज्जो नहीं देना है, क्योंकि ये एक लाइन बोल के खत्म हो जाता है। ये क्या बोल रहा है? एवरी कंपनी एग्जिस्टिंग, रिलायंस, बाटा, टाटा, चाटा की बात कर रही है। जो भी कंपनी एग्जिस्टिंग है बिफोर द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, अगस्त 2013 में। अरे भाई, जो भी एग्जिस्टिंग कंपनी है, पुरानी कंपनी है, रिलायंस है, टाटा है, किंगफिशर है, यस बैंक है, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, ठीक है। तो जो भी कंपनी है, ये एक्ट आने के पहले, मतलब सीधी बात है, इनकॉर्पोरेटेड अंडर द ओल्ड एक्ट, ओल्ड कंपनी लॉ, शेल कंपलसरी है। कितने टाइम में? 1 साल में, फ्रॉम सच कमेंसमेंट और फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ द रूल्स। अच्छा भैया, ये रूल्स कब नोटिफाई हुए थे? ये रूल्स नोटिफाई हुए थे 1 अप्रैल से, 1 अप्रैल 2014 से। इसका मतलब ये है, अच्छा, ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जैसा कॉन्सेप्ट खासकर से कंपनी लॉ 1956 में नहीं था। इसका मतलब ये है कि भैया, अगर आपकी लिस्टेड कंपनी है, तो एक्ट आने से, एक्ट में सेक्शन कौन सा लग गया? 149 सब सेक्शन 4। इसमें क्या बोल रहा है? टोटल डायरेक्टर का 1/3 आपको आईडी रखना है। और अगर आप रिलायंस कंपनी हो तो आपको एक्ट आने से, मतलब 30 अगस्त 2013 से 1 साल में इसका कंप्लायंस करना पड़ता था। एक बार के लिए सेबी एलओडीआर भूल जाए, राइट? तो क्या करना पड़ता था आपको 1 साल में? आगे, आप एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हो। अब अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के लिए रूल्स कब से आए हैं? 1/4/2014 से। तो आपको यहाँ से 1 साल मिला है ये वाली चीज का कंप्लायंस करने के लिए। तो एज सच कंप्लायंस तो हो गया होगा। In this regard, as may be applicable, comply with the requirement of the provision of subsection 4। subsection 4 का compliance करना था आपको 1 साल के अंदर। ये है हमारा subsection 5, जो छोटी सी बात करता है, बट इसके परिणाम बहुत प्रभावी होने वाले हैं। ये चीज इंपॉर्टेंट है, राइट? तो हमारा ये वाला डिस्कशन किस किस का था? हमने बात करी है, समअप करें यार, सेक्शन 149 सब सेक्शन 4 में हमने बहुत सारी बातें करी है। एंड सेक्शन 149 सब सेक्शन 5 में क्या बोल रहा है कि भाई, एक्ट आने से या रूल्स आने से आपको 1 साल में कंप्लाई करना है। ये पर्टिकुलर, मतलब सीधी बात है भैया, अपनी कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रिक्वायर्ड बाय सेक्शन दिस आपको अपॉइंट करना है, राइट? ये कंपलसरी अपॉइंट करना है। तो ये हमारा डिस्कशन किस चीज का था? सब सेक्शन 4 का एंड 5 का। मेरे ख्याल से यार, ये वाला एग्जाम्पल आपको, ये वाली टेबल आपको याद हो गई होगी, राइट? ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर बीच में अपना नाम डाल दें, नाम तो याद होगा ना भाई? चले, तो ये वाली चीज हमारे काम की है, सब सेक्शन 4 एंड सब सेक्शन 5 की बात। सब सेक्शन 6 हम अलग से डिस्कस करेंगे, और सब सेक्शन 6 में तूफान आएगा। एक बार थोड़ा दिखा दें आपको, कितना प्यारा सा सब सेक्शन 6 है। मतलब ये यहाँ से चालू होगा,
ये चल रहा है ABCDEF। मैंने कहा था लगभग इसमें 6 तरह के टेस्ट हैं, तो F तक इसमें टेस्ट है, तो वो सारे के सारे टेस्ट आपको बात करनी है और हमारी चार्ट बुक में भी यही चीज मेंशन है, राइट। अगर आप चार्ट बुक में देखना चाहें तो आपको यहाँ पर भी हम दर्शन करा सकते हैं। ये तो हमने बात करी है साहब वुमेन डायरेक्टर की, ये सारी चीजें हो गई। फिर अपन ने बात करी है सेक्शन 149 सब सेक्शन 4 में 1/3 चाहिए, 2 डायरेक्टर चाहिए। ये हो गया आपका डोरमेंट कंपनी एग्जाम्पशन, ये सारी चीजें हो गई हैं। फिर आपका ये आ गया इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कब तक ऑफिस होल्ड करता है, और ये है इसका प्यारा सा सेक्शन 149 सब सेक्शन 6 का एक कंडीशन, 2 3 4 5 कंडीशन और ये 6 कंडीशन, राइट। ये कंडीशन आपके पास में है सब सेक्शन 149 सब सेक्शन 6 में। थर्ड नोट से डायरेक्ट का एनालिसिस पढ़े, उसके बाद फिर चार्ट से पढ़े, एग्जाम में टेंशन खत्म, राइट। चले, तो कल स्टार्ट करेंगे हम अपना कौन सा वाला कॉन्सेप्ट यार, सब सेक्शन 6 का जो हमने बात करी है। और यार एक रिक्वेस्ट है बॉस, यार यूट्यूब पर जाकर कमेंट करना है, लाइक करना है अगर ये लेक्चर मजा आ रहा है। चलो, थैंक यू।